बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भाई। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, लाइक और शेयर भी कर दिया करें, कमेंट्स भी कर दिया करें, शुक्रिया। चलते हैं कहानी की तरफ। अगले रोज़ बाद दोपहर कैसर भी मुंबई गैरेज होता हुआ बंगले पर पहुंच गया। इसने तफसील से मुझे दिल्ली में पेश आने वाले वाक़यात सुनाए, जिनका जिक्र सपना पहले ही कर चुकी थी। बीवी के रवैये और अचानक वो जितनी उमंगें, आरजुएं और मुस्तकबिल की खुशियों के सुहाने सपनों को हकीकत में बदलने का सोचते हुए दिल्ली पहुंचा था, और अपनी बीवी के रवैये और इसकी वफा के पर्दे को फटा देखकर वो इतना ही आरजुदा और गमगीन दिखाई देता था। मैंने इसकी सारी बातें सुनकर इससे पूछा कि बीवी को तलाक देने में इसने क्या कुछ जल्दी नहीं की। तो वो बोला, भाईजान, मक्खी को देखते हुए कोई इसे निगल नहीं सकता। मैं तो अपनी बीवी की बेवफाई के सबूत पाकर इसे गोली मारने लगा था, लेकिन सोचकर बाज रहा कि इसे और एक कुतिया को मारना बराबर है, और किसी कुतिया को मारकर मैं फांसी नहीं चढ़ना चाहता। अपनी इज्जत बचाने के लिए इंसान जान पर खेल जाता है, लेकिन इज्जत की रखवाली जब शौकिया इज्जत लुटाने लग जाए तो इससे किनारा कशी ही सबसे बेहतर हल है। माँ और बच्चों के लिए मैं काफ़ी रुपया छोड़ आया हूँ, और ये तहैया करके यहाँ आया हूँ कि अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू करूँगा। मैं कर्नल शंकर को आपका ख़त खुद देकर आया हूँ। मैंने इसे ख़त देते हुए जब आपका नाम लिया, विनोद चोपड़ा, तो इसने मुझे बैठने को कहा, लेकिन मैंने माजरत करते हुए कहा कि हालात के पेश नज़र ये मुनासिब नहीं है। ख़त में तमाम तफसीलात मौजूद हैं, मैं तो सिर्फ हरकारा हूँ। ख़त पढ़कर आप जैसे चाहें करें। मेरी बात सुनकर इसने भी बैठने पर जोर नहीं दिया। ये ख़त मैं कल शाम डले सपना को एयरपोर्ट पर छोड़कर इसे देने गया था। कैसर के आने की थोड़ी देर बाद ही सपना भी आकर हमारी बातों में शरीक हो गई, और अभी हम तीनों ड्राइंग रूम में बैठे हुए ही थे कि मस्तान के पहरेदारों ने मुझे बताया कि यूसुफ पटेल मुझसे फौरी तौर पर हिल टॉप होटल में मिलना चाहता है। मैंने कैसर और सपना को साथ लिया और मस्तान की गाड़ी में मैरियन ड्राइव पर हिल टॉप होटल पहुंच गए। होटल के बाहर ही यूसुफ पटेल के दो आदमी खड़े थे। वो हमें होटल की 5वें फ्लोर पर एक कमरे में ले गए। यूसुफ वहां हमारा बेताबी से मुंतज़िर था। कैसर और सपना को मेरे साथ देखकर वो सवालिया नज़रों से मुझे देखने लगा, क्योंकि ये दोनों कुलाबा स्टेशन पर इसकी मौजूदगी में दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। मैंने मुख्तसर इसे ये बताया कि ये दोनों दिल्ली वापस आ गए हैं, और अभी मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि ये मेरे साथ ही कुछ अरसा रहेंगे। पटेल ने मुझे मुखातब करते हुए कहा, मुझे अपने नहायत मोतबर ज़राए से मालूम हुआ है कि गनी मेमन गोखले के खात्मे के बाद इसकी जगह लेने के लिए तगोदो कर रहा है। हमारे धंधे में कारोबारी दोस्तों के मफाद को नुकसान पहुंचाए बगैर अपना बेहतर मकाम बनाने की हद तक कोशिश जायज़ समझी जाती है, लेकिन गनी मेमन ने लालच में आकर इस असूल को फरामोश कर दिया है। मेरे मुखबरों ने मुझे इत्तला दी है कि मुंबई के पुलिस कमिश्नर से इसने अलहदगी में मुलाकात की है। इसके बाद से ही सिविलियन कपड़ों में पुलिस और खुफिया वालों के कारकुन मेरे घर और मस्तान के मुंबई गैरेज और जुहू वाले बंगले की निगरानी कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि गोखले के खिलाफ कार्रवाई के मुताल्लिक इसने हम दोनों और तुम्हारे साथियों के मुताल्लिक पुलिस कमिश्नर को बता दिया है। क्योंकि ना तो इसके पास कोई ठोस सबूत हैं और ना ही पुलिस के पास कोई ऐनी गवाह, इसलिए पुलिस ने अब तक अपनी कार्रवाई सिर्फ हमारी निगरानी तक महदूद रखी है। गोखले की बीवी और बच्चे की मदद से तुम्हारे और कैसर के जो खाके बनाए गए हैं, वो मैंने पुलिस के एक इंस्पेक्टर से जो हमारे लिए काम करता है ले लिए हैं। ये कहते हुए मस्तान ने फ़ोटोकॉपी हुए दो खाके मेरे सामने रख दिए। दोनों खाकों पर मेरी और कैसर की एक 80% तक दुरुस्त तस्वीरें बनी हुई थी, और हर खाके पर हमारा रंग, कद, अंदाज, उम्र और हुलिया लिखा हुआ था। ये भी खासी हद तक दुरुस्त था। यूसुफ कहने लगा, इस पुलिस इंस्पेक्टर के बकौल अगर आइंदा 3 या 4 रोज़ तक पुलिस डायरेक्ट तुम तक ना पहुंच सकी, तो फिर इन खाकों को अखबारात में शाया कर दिया जाएगा।
अपना खाका देखकर मैं सोचने लगा, अगर पुलिस ने अपने गुज़श्ता 2 सालों के रिकॉर्ड की छानबीन की तो इन्हें यकीनन मेरी वो तस्वीरें ज़रूर मिल जाएंगी जो डीएमआई की हिरासत से फरार होने के बाद अखबारात में शाया कराई गई थी। पटेल ने मुझे कहा कि अब बेहतर यही है कि मछेरों के रूप में आप लोग गास बंदर से 3 मुख्तलिफ लांचों में मुंबई से चले जाएं। मेरे पास इतनी बड़ी लॉन्च है जो आप और आपके साथियों को बाहिफाजत कलकत्ता तक पहुंचा सकती है। आगे का इंतज़ाम मस्तान कर देगा। यूसुफ पटेल से 2 तस्वीरें खाके लेकर मैं कैसर और सपना के साथ होटल से बाहर निकला तो सूरज गुरूब हो चुका था। मैंने सोचा कि हम सीधे मस्तान के पास चले जाते हैं, लेकिन फौरन ही ख्याल आया कि मस्तान के जोहू वाले बंगले बम्बे गैराज की अगर पुलिस और खुफिया वाले निगरानी कर रहे हैं तो मालाबार हिल्स वाला बंगला भी यकीनन ज़ेरे निगरानी होगा, इसलिए वहां जाना भी मुनासिब नहीं। हमारी अव्वलीन ज़रूरत यह थी कि मैं और मेरे तमाम साथी इकट्ठे एक जगह पर हों ताकि किसी नाखुशगवार सूरत में वो हालात का मुकाबला कर सकें। मैंने ड्राइवर को अंधेरी वाले बंगले पर चलने को कहा। हमारे मुआफ़िज़ दूसरी गाड़ी में थे। बंगले पर पहुंचकर मैंने वहीद को कहा कि हालात लम्हा ब लम्हा हमारे ख़िलाफ़ हो रहे हैं। मेरे और कैसर की तस्वीरी खाके भी बन चुके हैं और यूसुफ पटेल ने बताया है कि मुंबई गैराज और जुहू वाले बंगले की भी निगरानी की जा रही है, इसलिए मैं भी मस्तान सेठ से फौरी तौर पर रब्ता करना चाहता हूँ। वहीद का चेहरा पहले ही उतरा हुआ था। मेरी सारी बात खामोशी से सुनकर वहीद ने कहा, आपकी गैर मौजूदगी में मस्तान सेठ के 2 बार फ़ोन आ चुके हैं। इसने ये सब बातें मुझे बता दी हैं। इनके अलावा कुछ और भी बताया था और मुझे ताकीद की थी कि आपको ये सब बताकर परेशान न करूं, लेकिन अब जब कि आपको पहले ही सब कुछ मालूम हो चुका है तो अब आपसे छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं। मालाबार हिल वाले बंगले की भी निगरानी शुरू हो चुकी है। गोखले के खात्मे पर सूबाई पुलिस और इंतज़ामिया बाज़ाहिर तो सिर्फ कातलों की तलाश में है, लेकिन अंदरूनी तौर पर उन्होंने ये चाल चली है कि हिंदू मुस्लिम फसाद करवा के मुसलमान लड़ने वाले और इनके हामियों को सामने लाया जाए। शिवसेना वालों ने इन्हें की शह पर मेट्रो सिनेमा के करीब बिलावजह 4 मुसलमान राहगीरों को छुरे गोम कर हलाक कर दिया है। ये हिंदू मुस्लिम फसादात की शुरुआत है। मुसलमान यकीनन इसका बदला लेंगे और ये फसाद घंटों में बढ़ते बढ़ते सारे मुंबई में फैल जाएगा। हुकूमत मामूल के मुताबिक जब खासी तादाद में दोनों तरफ के अफराद हलाक हो जाएंगे तो कर्फ्यू लगाकर घर घर तलाशी के बहाने मुसलमानों के घरों से चुन चुन कर अपने मतलूबा बंदों को निकाल कर शिवसेना वालों के हवाले कर देंगे, जिनकी फिर कभी कोई खबर नहीं मिलती। मस्तान सेठ ने ऐसे हालात का मुकाबला करने की मुकम्मल तैयारी कर रखी है। इसका एक बिल्कुल खुफिया और महफूज टेलीफोन है। मैं इस पर आपकी मस्तान सेठ से बात करवाता हूँ। थोड़ी देर में ही मस्तान से टेलीफोन पर राब्ता हो गया। इसने कहा कि यूसुफ से भी इसकी बात हो चुकी है और यही बेहतर है कि हिंदू मुस्लिम फसाद बढ़ने से पहले ही आप यूसुफ की लांचों पर कलकत्ता चले जाएं। इसकी 3 लांचें इतनी बड़ी और ताकतवर इंजनों वाली हैं कि ईरान के साहिलों तक जाकर तुर्की की मंशियात लाती हैं। मैंने यूसुफ को कह दिया है कि कल रात आप सब की रवानगी का इंतज़ाम करे। कलकत्ता में मेरा नुमाइंदा आपका मुंतज़िर होगा और वो एक खुसूसी स्टीमर पर आपको बांग्लादेश में मतलूबा मकाम पर बाहिफाजत पहुंचा देगा। मेरे 3 इंतहाई वफादार मुआफ़िज़ यहाँ से बांग्लादेश तक आपको छोड़ने जाएंगे। मैं आपको आज रात ही आपका रुपया, जवाहरात और असला भिजवा देता हूँ। हालात के पेश नज़र मुमकिन है मैं आपको अलविदा कहने न आ सकूं। कलकत्ता पहुंचने पर आप मुझे फौरी तौर पर फ़ोन पर अपने बखैरियत पहुंचने की इत्तला दें। जब तक आपका फ़ोन नहीं आएगा मैं आपके लिए परेशान और फिक्रमंद रहूँगा। मस्तान ने कलकत्ता में अपने नुमाइंदे के टेलीफ़ोन मुझे लिखवाए और कहा कि वो यूसुफ को दोबारा फ़ोन करके हमारी रवानगी के प्रोग्राम को कन्फर्म करने की इत्तला देगा। इसी रात आजी मस्तान के आदमी 10 पंप एक्शन राइफलें और इनका ढेर सारा अमुनेशन और चकमा कबाइल के तमाम जवाहरात
اور روپیہ جو میں نے مستان کے پاس امانتاً رکھوایا تھا لے کر آ گئے۔ میں نے ایک رائفل اپنے لیے رکھ لی، باقی سب اسلحہ اپنے ساتھیوں میں تقسیم کر دیا۔ 2 مشین گنیں اور ریوالور پہلے ہی سب کے پاس تھے۔ میں نے انہیں کل شام روانگی کا بتایا اور کہا کہ بالکل سادہ لباس پہنے۔ ہماری روانگی کا سن کر کیسر اور سپنا نے بھی ہمارے ساتھ ہی جانے پر اصرار کیا کہ میں انکار نہ کر سکا۔ ان دونوں کا کہنا تھا کہ وہ اپنے ماضی کے ہر رشتے اور تعلق کو ختم کر چکے ہیں، اور اگر میں انہیں اپنے ساتھ نہ لے گیا تو وہ یہاں بھٹکتے رہ جائیں گے۔ میرے بارہا کہنے پر بھی کہ مجھے بالآخر پاکستان جانا ہے، وہ میرے ہمراہ کم از کم بینکاک تک جانے پر مصر رہے۔ اگلا سارا دن ہماری روانگی کی تیاریوں اور پمپ ایکشن رائفلوں کو لوڈ اور ان لوڈ کرنے اور ان کی نشانہ باندھنے کی پریکٹس میں گزرا۔ سرے شام ہی یوسف پٹیل کے 4 کاریں ہمیں لینے کے لیے آ گئیں۔ چند منٹ کے وقفے سے مستان کی ایک گاڑی میں ان کے 3 محافظ بھی بنگلہ دیش تک ہمارے ساتھ جانے کے لیے آ گئے۔ شام کو 7 بجے ہمارا قافلہ گاس بندر کی طرف روانہ ہوا، جہاں یوسف پٹیل کی 3 لانچیں ہماری منتظر تھی۔ ہم گاس بندر پر گاڑیوں سے اترے ہی تھے کہ حاجی مستان اور یوسف پٹیل اپنے محافظوں کے ساتھ وہاں پہنچے اور بغیر کوئی وجہ بیان کیے ہمیں فوراً واپس گاڑیوں میں سوار ہونے کا کہا، اور چند منٹوں میں ہی ہم سب اپنی گاڑیوں میں واپس اندھیری کے بنگلے کی طرف تیزی سے روانہ ہو گئے۔ حاجی مستان اور یوسف پٹیل اپنی تمام احتیاطی تدابیر کو نظر انداز کرتے ہوئے گاس بندر پہنچے تھے۔ میں حیران تھا کہ روانگی کے پروگرام کو آخری شکل دینے کے بعد، جب کہ ہم چند منٹوں میں لانچ میں سوار ہونے والے تھے، یکایک پروگرام میں تبدیلی کیوں ہو گئی۔ بنگلے پر پہنچ کر مستان نے کہا کہ ہمارا سامان گاڑیوں میں ہی رہنے دیا جائے، اور مجھے کہا کہ ہم ڈرائنگ روم میں چلتے ہیں، تم ساتھیوں کو کہہ دو کہ وہ اپنے کمروں میں جائیں، کیونکہ 1 گھنٹے بعد روانگی ہوگی، اور تم ہمارے پاس ڈرائنگ روم میں اکیلے آ جاؤ۔ میں ساتھیوں کو ہدایت دے کر ڈرائنگ روم میں آیا تو یوسف نے بات شروع کرتے ہوئے کہا، یہاں کے حالات بہت تیزی سے خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ مجھے تھوڑی دیر قبل ہی پتہ چلا ہے کہ کوسٹ گارڈ والے ہر گزرنے والی لانچ کی سختی سے تلاشی لے رہے ہیں کہ سمندر کے اس حصے میں بھارتی اور سری لنکن بحریہ بغیر چیکنگ کے کسی کو گزرنے نہیں دیتی۔ ان کا مقصد سری لنکا میں تامل ناڈو کارروائیوں کو روکنا ہے۔ اتنے اسلحے کے ساتھ وہاں سے بغیر چیکنگ کے گزرنا محال ہے۔ حاجی مستان نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، میرے ممبئی سینٹرل اور وکٹوریہ پر ریلوے پولیس میں ریلوے کے چند مسلمان بڑے اہلکاروں کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں۔ میں نے ان سے بات کی ہے۔ آج رات ٹھیک 10 بجے آپ اور آپ کے ساتھیوں کے لیے ہوڑا ایکسپریس پر جمشید پور جنکشن کے لیے ایئر کنڈیشن کوچ کے ٹکٹ لے لیے گئے ہیں۔ ہمارے محافظ بھی آپ کے ساتھ ہوں گے۔ ریلوے والوں نے جمشید پور تک آپ کو بحفاظت پہنچانے کی ذمہ داری لے لی ہے، لہذا آپ آج اس ٹرین سے روانہ ہو جائیں۔ ممبئی میں فسادات شروع ہونے کے باعث ریلوے اسٹیشن تقریباً سنسان ہے۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ فسادات ختم ہونے اور حالات پرسکون ہونے تک یہاں رہیں یا آج ہی یہاں سے نکل جائیں۔ میں نے آج رات ہی جمشید پور جانے کا فیصلہ کیا، جہاں سے کلکتہ زیادہ دور نہ تھا۔ سب تدبیریں ناکام ہو جائیں تو انسان کو اپنی کشتی لہروں کی رحم و کرم پر ہی چھوڑنی پڑتی ہے۔ جو کچھ بھی پکا ہوا تھا ہم نے جلدی جلدی زہر مار کیا، اور ٹھیک 9:15 بجے ہماری گاڑیوں کا قافلہ وکٹوریہ میٹرس کی طرف روانہ ہوا۔ ریلوے اسٹیشن کی گہما گہمی ختم ہو چکی تھی، کلی بھی اکا دکا ہی تھے۔ حاجی مستان کے واقف ریلوے کے اہلکار اور ریلوے پولیس والے ہمارے ساتھ ایئر کنڈیشن کوچ کی طرف روانہ ہوئے۔ یوسف اور مستان مجھ سے بغل گیر ہوئے، اور مستان نے مجھے کہا، میں نے ان اہلکاروں اور پولیس والوں کو صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ اگر آپ لوگوں کو تھوڑا سا بھی گزن پہنچا تو ان کے گھر والوں کی لاشیں نہیں ملیں گی۔ میں دیکھ رہا تھا کہ دونوں کے چہروں سے ہر پریشانی اور گھبراہٹ صاف عیاں تھی۔ ٹھیک 10 بجے انجن نے روانگی کا وسل دیا اور ٹرین رینگتی ہوئی آگے بڑھنے لگی۔
हाजी मस्तान और यूसुफ देर तक हाथ हिला हिला कर हमें अलविदा कहते रहे। गाड़ी स्टेशन से बाहर निकली तो मैं अपने कोप में आया। इसमें नीचे के 3 बर्थों पर रेलवे की तरफ से फराहम करदा बिस्तर बिछे हुए थे। ऊपर की बर्थ पर मेरा और सपना का सामान था। सबसे ऊपर के बर्थ मस्तान के मुआवजों ने संभाल ली थी। नीचे की 2 बर्थों पर मैं और सपना बैठ गए। डेटिंग कार बंद होने से पहले हम सब के लिए चाय और बिस्कुट भेज दिए गए। मैंने तमाम साथियों को नहायत चौकन्ना और अपना अपना असला तैयार रखने का कह दिया था। सोने से पहले मैंने तमाम साथियों के डब्बों में जाकर इन्हें मुख्तसर अल्फाज में रवानगी के प्रोग्राम में तब्दीली की वजह बताई और इन्हें मुत्तमिन करके और मज़ीद हदायत देकर अपने कोप में आ गया। हालात की संगीनी के पेश नज़र नींद तो खाक आनी थी। खासी देर तक मैं आंखें बंद किए जागता रहा और रात के आखिरी पैर के करीब मेरी आंख लग गई। मैं जब जागा तो खासा दिन चढ़ आया था। ट्रेन फराटे बरती छोटे स्टेशनों पर बगैर रुके उड़ी जा रही थी। हम मुंबई और महाराष्ट्र के इलाके से निकल आए थे। बोगी के चारों दरवाज़ों के नज़दीक मस्तान के एहलकार पहरे की ड्यूटी पर थे। सपना ने बताया कि रेलवे एहलकार 2 मरतबा नाश्ते का पूछने आ चुके हैं, मगर इसने इन्हें यह कहकर लौटा दिया कि मैं अभी सो रहा हूँ। मैं बाथरूम में नहाकर ताज़ा दम होकर बाहर आया तो नाश्ता आ चुका था। नाश्ते से फारिग होकर मैंने कैसर और नंबर 2 को भी अपने कोप में बुला लिया। अब तक का सारा सफ़र बखैरियत आफियत तय हुआ था। हमारे हम सफ़र रेलवे के एक एहलकार ने मुझे बताया कि शाम 5:30 बजे हम जमशेदपुर पहुंच जाएंगे। ये ट्रेन अगरचे होड़ा कलकत्ता तक जाती है, लेकिन प्रोग्राम के मुताबिक हमें जमशेदपुर से पैसेंजर ट्रेन पकड़नी है। हमारे पास चूँकि बहुत ज़्यादा असला था, इसलिए ट्रेन की तब्दीली के दौरान ये असला कुलियों और रेलवे पुलिस की निगाह में भी आ सकता था। मैंने इसे एहलकार को कहा कि वो जमशेदपुर जंक्शन से इसे ट्रेन से हमारे लिए कलकत्ता के टिकट खरीदे। मस्तान के हुक्म के मुताबिक इस दौरान सफ़र मेरी हदायत पर अमल करना था। चुनाचे मैंने इसे पैसे दिए और जमशेदपुर से वो हमारे लिए कलकत्ता तक के टिकट खरीद लाया। चूँकि अब ज़्यादा सफ़र बाकी नहीं था और मस्तान का खौफ भी था, लिहाजा इन सब एहलकारों ने यह फ़ैसला किया कि हमें कलकत्ता स्टेशन से बाहर छोड़कर ही वो वापस जाएंगे। रात 10:30 बजे हमारी ट्रेन होड़ा पहुंची और हम सब ने स्टेशन से बाहर आकर टैक्सियां लीं और रेलवे के एहलकार वापस स्टेशन पर चले गए। मेरी आदत है कि ऐन मौके पर मैं पहले से तयशुदा प्रोग्राम तब्दील कर लेता हूँ। मैंने पहले वाले होटल में ठहरने के बजाय स्टेशन पर लगे इश्तिहारी बोर्ड पढ़कर एक 4 स्टार चंद होटल में ठहरने का फैसला किया। इस होटल में भी हमने भारतीय और हिंदू नामों से स्टेशन पर अपने कार्ड भरे। अपने कमरे में पहुंचकर मैंने वक्त देखा तो रात के 12 बज रहे थे। मैंने इस वक्त मस्तान के नुमाइंदे को फ़ोन करने के बजाय मुंबई में मस्तान के खुफिया नंबर से इसे फ़ोन किया और खैरियत से यहाँ पहुँचने का बताते हुए कहा कि मैं इसके नुमाइंदे को सुबह फ़ोन करूँगा और वो यूसुफ को भी बता दे कि हम बखैरियो आफियत यहाँ पहुँच गए हैं। मस्तान ने कहा कि इसके नुमाइंदे को मैं अभी फ़ोन कर दूँ, वरना वो रात भर हमारे इंतज़ार में जागता रहेगा। मैंने इसके नुमाइंदे को फ़ोन पर अपने पहुँचने और होटल का नाम बताया तो इसने कहा कि तमाम इंतज़ाम मुकम्मल है और सुबह 10 बजे वो मुझे मिलने होटल आएगा। अगले रोज़ 10 बजे मस्तान का नुमाइंदा चंद होटल में आया और हाउस फ़ोन से मुझसे इजाज़त लेकर मेरे कमरे में आ गया। ये रेहान नामी बांग्लादेशी मुसलमान था। मुझे इसने बताया कि इसने एक छोटे स्टीमर का इंतज़ाम कर रखा है। हिफाजती नुक्ता नज़र से इसने स्टीमर के मालिक कप्तान को सिर्फ ये बताया है स्टीमर की रवानगी के वक्त इसे बताया जाएगा। रेहान ने मुझे कहा कि बावजूद हर कोशिश के इसे कोई ऐसा मुनासिब स्टीमर नहीं मिल सका जिसका मालिक और कप्तान मुसलमान हो, लिहाजा मजबूरन इसे हिंदुओं को ज़्यादा रकम देकर आपको ले जाने पर तैयार किया है। मैंने इसे ये भी नहीं बताया कि आप मस्तान सेठ के मेहमान हैं। ये बताने से वो जाने से ही इनकार कर देता। स्टीमर का
कुल अमला बमा कप्तान 14 अफराद पर मुश्तमिल है और इस स्टीमर पर 6 अदद छोटे केबिन भी बने हुए हैं जिनमें आपकी रिहाइश होगी। इसके अलावा दूसरे केबिन कप्तान और स्टीमर का मालिक भी है के लिए और इसके नायब के लिए हैं। हिंदुओं के मिजाज और मुसलमान दुश्मनी को आप यकीनन जानते होंगे, इसलिए आप दौरान सफ़र मोहतात रहें। कल सुबह 7 बजे हमारी लॉन्च आपको खुले समंदर में इस मकाम पर ले जाएंगी जहां स्टीमर लंगर अंदाज होगा। साहिल से लॉन्चों पर इसलिए जाना होगा क्योंकि आप और आपके हमराहों के पास पासपोर्ट नहीं है और सैर के बहाने आप लॉन्चों पर जाएंगे। हमारी एक मखसूस लॉन्च आपको और आपके साथियों का सामान लेकर साहिल से आपकी रवानगी से 15 मिनट पहले चल पड़ेगी। मैं आपके साथ स्टीमर तक जाऊंगा। आपने जो असला मेरे पास मुंबई जाने से कबल रखवाया था वो भी सामान वाली लॉन्च में